हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। सो दिस इज़ दीपक कापड़ी और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। मींस हाउ डिड वी नो दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, क्या इसकी हिस्ट्री रही, विल स्पीक ऑफ दैट। सो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। तो हम जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। टुडे वी नो दैट इट इज़ डीएनए, बट डीएनए कैसे आया ये हमको देखना है, प्लस इसमें हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। कोई भी सब्सटेंस अगर जेनेटिक मटेरियल है तो उसको कुछ रूल्स या लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो लॉज कहलाते हैं क्राइटेरिया। तो जैसा पहला क्राइटेरिया ये है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब है कि उसके पास अपनी कॉपीज बनाने की एबिलिटी होनी चाहिए। कॉपीज क्यों बनाना है? क्योंकि जब भी सेल डिवाइड करेगा तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल जाएगा दोनों डॉटर सेल्स में, तो उसके लिए जेनेटिक मटेरियल के पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो अपनी कॉपीज बना सके। दूसरा, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। अब केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना क्यों चाहिए? केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल इसलिए होना चाहिए बेटा, क्योंकि अगर कोई सब्सटेंस बहुत आसानी से किसी से रिएक्ट कर जाएगा, ये कुछ ऐसी बात हुई कि अगर कोई इंसान जिसका टेम्परामेंट बहुत शॉर्ट है तो छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी रिएक्शन दे देगा, तो ऐसा इंसान स्टेबल नहीं माना जा सकता। सिमिलरली कोई सब्सटेंस अगर जेनेटिक मटेरियल है तो उसको बहुत जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए। तो केमिकली का मतलब है कि रिएक्शन जो होगा दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करना, और स्ट्रक्चरली का मतलब हो गया कि अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने की क्षमता रखना। ओके। थर्ड, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ये डार्विन ने कहा था, तो यहाँ पे भी ये बात लागू होती है कि वॉट एवर सब्सटेंस इज जेनेटिक मटेरियल, उसमें स्लो चेंजेस आने के लिए स्कोप तो होना चाहिए, धीरे धीरे चेंज आने चाहिए। क्यों? इन चेंज से ही वेरिएशन आएगा और इसी वेरिएशन से ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है और इसी वेरिएशन की वजह से वो इवॉल्व भी होता है, नई नई स्पीसीज बनती है। तो यहाँ पे जो स्लो चेंजेस होते हैं हम कहते हैं वो किसकी वजह से आने चाहिए? म्यूटेशन। तो मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंजेस भी आते रहने चाहिए ड्यू टू म्यूटेशन। एंड द लास्ट वन इज इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो मेंडल से ही जेनेटिक शुरू होती है, तो मेंडल ने जिन ट्रेड्स की बात करी थी उन्हीं ट्रेड्स के फॉर्म में ये जेनेटिक मटेरियल अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एबल होना चाहिए। ओके। अब हम यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कोई भी जो प्रूफ आता है ना वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ही आता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि आज तो हम कहते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट ये बात आई कहाँ से, किसने इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया? तो विल स्टडी ऑफ 3 एक्सपेरिमेंट्स। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, दूसरा है एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, एंड द थर्ड इज हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। क्यों पढ़ रहे हैं? ये देखने के लिए कि हाउ डिड दे कम टू द कंक्लूजन दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले आते हैं ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया। तो इन एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ते समय 2-3 बातों को ध्यान देना है आपको, और उसमें से एक बात यह है इन्होंने काम किस पे किया। तो व्हाट वाज देयर मटेरियल इन विच दे वर्क, या किस ऑर्गेनिज्म पे काम किया? तो इन्होंने काम किया था माइस पे, और इन्होंने माइस को इन्फेक्ट कराया था एक बैक्टीरिया से जो निमोनिया कॉज करता है, विच इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं। अब इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के 2 अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं बेटा, अलग अलग वेराइटी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दियर केमिकल कंपोजिशन। तो यहाँ पे इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं। फर्स्ट इज स्मूथ स्ट्रेन जिसको एस स्ट्रेन कहते हैं, तो हमने कह दिया इसको एस स्ट्रेन, और दूसरा होता है रफ स्ट्रेन, इसको कह दिया आर स्ट्रेन। ओके, द अदर वन इज आर। ठीक है। अब स्मूथ और रफ का मतलब क्या है? जो स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया होंगे, कौन से बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इनके बाहर इनके सेल वॉल में कैप्सूल पाई जाती है बेटा। तो कैप्सूल के पाए जाने की वजह से इनकी कॉलोनी स्मूथ दिखती है, तो इनको स्मूथ स्ट्रेन कह दिया। और आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में ये कैप्सूल नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको कह दिया रफ स्ट्रेन। अब जो स्मूथ स्ट्रेन होता है वो वायरुलेंट है नेचर में। वायरुलेंट का मतलब होता है वन विच हैज एबिलिटी टू कॉज डिजीज। तो ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, मतलब ये निमोनिया कॉज करेगा, जबकि आर स्ट्रेन वाला निमोनिया कॉज नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेंशन है इट लैक्स कैप्सूल एंड इट इज नॉन पैथोजेनिक, मतलब डिजीज कॉजिंग नहीं है।
अब इस डायग्राम से बहुत ही सिंपल तरीके से इनके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स थे उनको माइस के अंदर डाला और उसकी स्टडी करी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि रफ स्ट्रेन को लिया विच इज़ नॉन वायरुलेंट, माइस के अंदर इंसर्ट किया और इन्होंने देखा कि माउस में कोई डिजीज नहीं हुई एंड द माउस वॉज एबल टू सर्वाइव। ठीक है, तो ये बेसिक लॉजिक समझ आ गया कि इन्होंने पैथोजन को जानबूझ के माउस के अंदर डाला। दूसरे केस में इन्होंने क्या किया कि स्मूथ स्ट्रेन को, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को माउस के अंदर डाला, निमोनिया की डिजीज हुई और माउस उसकी वजह से सर्वाइव नहीं कर पाया। तो जब ये माउस मर गया तो इन्होंने इसका सैंपल लिया, सीरम निकाला या ब्लड सैंपल निकाला, तो इन्होंने देखा कि वहां पे एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। तो कंक्लूजन ये बना कि चलो इसकी बीमारी हुई और ये सर्वाइव नहीं कर पाया। तीसरे केस में इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मतलब ये होता है बेटा कि इन्होंने इन बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर में रखा, तो हाई टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरिया मर गए, मतलब वो क्या बोलूं कि अपनी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी खो चुके हैं। अब इनके पास डिजीज कॉज करने की क्षमता नहीं रही क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से इनका स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट हो गया है। ओके, तो इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को माउस के अंदर डाला और जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि डिजीज नहीं हुई एंड द माउस सर्वाइव। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इनका लास्ट है। इन्होंने क्या किया, ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन को के साथ लाइव आर स्ट्रेन भी डाला। तो यहाँ पे ब्लू कलर से आपको आर स्ट्रेन रिप्रेजेंट होता है, वो भी लाइव, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला। तो इनको लगा था क्योंकि अब एस स्ट्रेन ही पैथोजेनिक है और यहाँ पे तो अब हीट किल्ड हो गया है तो डिजीज नहीं होगी, बट सरप्राइजिंगली डिजीज आई। तो ही सॉ दैट द माउस डाइड बिकॉज ऑफ द निमोनिया। और इससे भी एक्साइटिंग पार्ट ये था कि जब इन्होंने इसका ब्लड सैंपल लिया तो इसके ब्लड सैंपल में इनको लाइव एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया मिले। तो ही वॉज सरप्राइज्ड कि मैंने तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला था, हाउ कम दैट इज पॉसिबल कि ये हीट किल्ड से लाइव कैसे बन गए। ओके, तो इसके बेसिस पे इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया और इनका कंक्लूजन ये था कि जो ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, इस वाले केस की बात कर रहे हैं बेटा हम, तो जो ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन था इसने किसी प्रकार से, मतलब इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन के अंदर कुछ तो ऐसा था जिसने रफ स्ट्रेन को स्मूथ में कन्वर्ट कर दिया। आई एम रिपीटिंग अगेन, ही concluded that something was present in heat killed S strain which transformed the R strain into live S strain. यही इनका conclusion है that R strain bacteria has been transformed by the heat killed S strain bacteria. और इन्होंने कहा था कि that something present in the heat killed S strain is the genetic material. But ये उसका बायोकेमिकल नेचर नहीं बता पाए थे, ये नहीं बता पाए कि वो कुछ क्या था एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में जिसने आर स्ट्रेन को लाइव एस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये कहलाया इनका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। फिर इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया एवरी, मैक्लॉइड और मैकार्टी ने। सेम इन्होंने काम वहां से शुरू किया जहां से ग्रिफिथ ने खत्म किया था, इसीलिए इनके एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है biochemical characterization of transforming principle. Griffith was unable to tell that what is the biochemical nature of the substance. What is that substance? So these scientists worked on the leg of Griffith और इन्होंने ये बताया कि ग्रिफिथ ने जो कहा था कि कुछ ट्रांसफॉर्म होगा तो वो कुछ क्या है। तो इन्होंने इसके लिए सिंपली कहाँ से शुरू किया होगा, खुद ही लॉजिक लगाओ बेटा। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया इन्होंने और हीट किल एस स्ट्रेन को इन्होंने प्योरीफाई किया। प्योरीफाई करने का मतलब होता है कि इन्होंने इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन से प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को आइसोलेट किया। कैसे करेंगे, आपने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, अब सपोज करो मुझे उसमें खाली डीएनए स्टडी करना है, तो मैं ऐसे एंजाइम डालूंगा जो प्रोटीन और बाकी चीजों को डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं प्रोटीएज डालूंगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, आरएनए डालूंगा तो आरएनए डाइजेस्ट हो गया, सिर्फ क्या बचा, डीएनए बचा। तो इनका बेसिक फंडा ये था, ये करना चाह रहे थे कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन को प्योरीफाई करके देखना चाह रहे थे कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है, क्या वो सब्सटेंस प्रोटीन है, डीएनए है या आरएनए है।
तो अब इन्होंने एक एक करके हर सब्सटेंस को से अफेक्ट करना चाहा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में प्रोटीएज एंजाइम डाला, अब और साथ में क्या डाला, लाइव स्ट्रेन डाला। ठीक है, अब प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, मतलब सारा प्रोटीन खत्म हो गया। ये देखना चाह रहे थे कि अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो भी क्या लाइव आर एस में कन्वर्ट होगा। तो इन्होंने देखा कि यस, इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन। तो इसका मतलब यह है कि प्रोटीन तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज नहीं कर रहा था। दूसरे केस में इन्होंने क्या किया बेटा, पूरा सेटअप लिया, हीट किल्ड एस के साथ लाइव आर, और कौन सा एंजाइम डाला, आरएनएज एंजाइम डाला। अब यहाँ पे ये देखना चाह रहे थे कि क्या आरएनएज एंजाइम ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है, सॉरी मतलब ये देखना चाह रहे थे कि आरएनएज अगर इन्होंने डाल दिया तो अब यहाँ पे कोई भी आरएनए नहीं होगा। तो ये देखना चाह रहे थे कि क्या आरएनए की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पर इन्होंने देखा कि यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब आरएनए तो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज नहीं करता है। एंड इन द लास्ट केस इन्होंने क्या किया, डीएनएज एंजाइम डाला। तो डीएनएज किसको डाइजेस्ट करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। तो इन्होंने देखा कि जब डीएनएज डाला तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इससे क्या कंक्लूजन आता है बेटा, कंक्लूजन ये आता है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन में डीएनए वो सब्सटेंस था जो लाइव आर को लाइव एस में कन्वर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे मेंशन होगा, थर्ड पॉइंट देखिए, डीएनए ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि once we have removed the DNA from the system, no transformation occurs. बट अगेन यही था कि इनके एक्सपेरिमेंट से ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट कन्विंस तो नहीं हुए बेटा। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, लास्ट एक्सपेरिमेंट जो माइलस्टोन कहलाया इसमें, वो आया हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट। तो इफ यू विल सी हियर, एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, यू शुड नो दैट मार्था चेज वाज अ लेडी। तो उस समय ये बहुत बड़ी बात थी कि अ लेडी इज लाइक just similar to that of Rosalind Franklin, Martha Chase was there. तो इन्होंने किस पे काम किया, इन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस पे काम किया जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो आप देखेंगे नीचे बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बना है, और इन्होंने इस बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई को इन्फेक्ट किया। तो दोनों याद रखना, बैक्टीरियोफेज से किसको इन्फेक्ट किया बेटा, एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया जिसका नाम होता है ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई कहते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं, दैट इज बेसिकली बैक्टीरिया। ओके, अब फंडा क्या है ये समझना। हमको पता है कि बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, एक सिंपल साइकिल दे रखी है कि ये इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फेक्शन करके अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डालता है, अपनी ढेर सारी कॉपीज बनाता है, और फाइनली बैक्टीरियल सेल को लाइसिस करके या किल करके अपनी कॉपीज को बाहर रिलीज करता है। तो अब ये देखना चाह रहे थे कि जो बैक्टीरियोफेज है वो अपना कौन सा सब्सटेंस इंसर्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर। अब थोड़ा बैक्टीरियोफेज को समझते हैं। तो इसका जो पोर्शन, जो स्ट्रक्चर है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। इसके अंदर डीएनए होता है और बाकी इसकी जो प्रोटीन कोट होती है वो बनी होती है, सॉरी, जो इसके बाहर की कोट होती है वो बनी होती है प्रोटीन की। तो हम कहते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है वो किस किस से मिलकर बना है, डीएनए प्लस प्रोटीन। तो हर्शे और चेज ये देखना चाह रहे थे कि इन्फेक्शन में बैक्टीरियोफेज डीएनए इंसर्ट करता है या फिर प्रोटीन इंसर्ट करता है, और इसके लिए उन्होंने बहुत सिंपल सा फंडा अपनाया। इन्होंने जो इनका बेसिक प्रिंसिपल था एक्सपेरिमेंट का, वो ये था बेटा कि डीएनए में फॉस्फोरस होता है और प्रोटीन में सल्फर होता है। यू ऑल नो दैट डीएनए इज मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। तो ये इनका बेसिक सा फंडा था कि जो प्रिंसिपल इन्होंने यूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए वो ये था कि डीएनए कंटेन फॉस्फोरस, प्रोटीन कंटेन सल्फर। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने बैक्टीरियोफेज को दो अलग अलग जगह ग्रो कराया। तो सपोज करो एक प्लेट है, इसमें भी इन्होंने एक बैक्टीरियोफेज ग्रो कराया और इसमें भी बैक्टीरियोफेज ग्रो कराया। फर्क क्या था दोनों में, फर्क ये था कि एक प्लेट में इन्होंने, देखो ग्रो कराने का मतलब यह है कि आप बैक्टीरियोफेज को वो सारे न्यूट्रिएंट दे रहे हो जिसको यूज करके वो अपनी कॉपीज को बनाएगा। तो अब वो क्या क्या चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, प्रोटीन चाहिए बेटा, डीएनए चाहिए। तो डीएनए के लिए मैं इसमें न्यूक्लियोटाइड डालूंगा, प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड्स डालूंगा, और फिर इस फास्ट को यहाँ पे ग्रो कराऊंगा। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो अमीनो एसिड डाला या जो प्रोटीन डाला, उस प्रोटीन में सल्फर की जगह रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया।
35S, सॉरी। तो रेडियो एक्टिव सल्फर इसलिए डाला क्योंकि रेडियो एक्टिव कोई भी सब्सटेंस होता है तो वो रेडिएशन रिलीज करता है और उस रेडिएशन को स्टडी करना आसान होता है। तो यहाँ पे अब जब ये बैक्टीरियोफेज ग्रो करेगा तो इसमें नॉर्मल सल्फर की जगह क्या होगा बेटा, रेडियो एक्टिव सल्फर होगा। सिमिलरली दूसरे में जब इन्होंने सेम फेज को ग्रो कराया तो इन्होंने यहाँ पे फॉस्फोरस की जगह रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाल दिया, मतलब नॉर्मल फॉस्फोरस की जगह रेडियो एक्टिव डाल दिया। अब देखो फेज को नहीं पता लग रहा कि वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ले रहा है, हमें नहीं पता लगता है कि कोई सब्सटेंस रेडियो एक्टिव है या नहीं है, बट इससे स्टडी कर सकते हैं। तो स्टडी के लिए इन्होंने एक में प्रोटीन को रेडियो एक्टिवली लेबल्ड किया सल्फर पोर्शन से, और यहाँ पे इन्होंने फॉस्फोरस को लेबल किया। ओके, अब इन्होंने क्या किया कि इस फाज को बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करने दिया। तो अब फाज क्या करेगा, बैक्टीरिया के ऊपर अटैच करेगा, अपना इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो यहाँ पे बैक्टीरिया में इन्फेक्शन आ गया, यहाँ पे इससे कराया, यहाँ पे इनसे कराया। फिर इन्होंने ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग करने का मतलब है वंस द इकोलाई सेल वेर इन्फेक्टेड, तो इन्होंने इकोलाई सेल्स को लिया, जूसर मिक्सर जो मिक्सर ग्राइंडर होता है, मिक्सर में इसको पीसा, सिंपल सी बात कहूं तो पीस के इन्होंने देखना चाहा कि जो इसके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, आपने पढ़ा था कि प्रोटीन, विटामिन का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड सब मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं, उनको स्टडी करना चाहा। तो एक ट्यूब है, सपोज करो, इकोलाई सेल्स को ब्लेंड करके इस ट्यूब में डाला, ठीक है, और फिर इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। द लास्ट स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आपको पता है सेंट्रीफ्यूगेशन में भारी चीजें सारी नीचे सेटल होती है, तो सारा मैक्रोमोलिक्यूल नीचे सेटल हो जाएगा और जो छोटा मोटा सब्सटेंस होगा, जो जिनका वेट कम होता है, वो आपको ऊपर मिलेगा। तो ये जो लिक्विड वाला पोर्शन है ये कहलाता है सुपरनेटेंट, और जो नीचे सेटल्ड चीजें मिलती हैं इसको कहते हैं पेलेट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इन्होंने फिर फाइनली क्या देखना चाहा कि जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो इन्होंने देखना चाहा कि पेलेट में कौन सा सब्सटेंस मिला इनको। तो जब इन्होंने ये वाले रेडियो एक्टिवली लेबल्ड सल्फर का पेलेट चेक किया सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, तो इनको वहां पे कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। इसका मतलब ये था कि फेज इन्फेक्शन में अपना प्रोटीन तो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर किया होता तो यहाँ पे पेलेट में रेडियो एक्टिविटी दिखती। तो इसका मतलब यह है कि प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जबकि रेडियो एक्टिवली लेवल्ड फॉस्फोरस के केस में उनको रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई थी। ये तो पेलेट में इनको रेडियो एक्टिविटी मिली, इसका मतलब कि यहां से इसका डीएनए बैक्टीरिया के अंदर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि वायरसेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ना कि प्रोटीन। अब यहाँ पे लास्ट में एक टर्म दिया है, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, तो इससे कंफ्यूज मत होना। नो रेडियो एक्टिविटी, सुपरनेटेंट मतलब ये ऊपर वाला फ्लूइड, तो इसमें क्या है बेटा, ब्लेंड कर रहे हैं तो ये इकोलाई भी होगा, तो इकोलाई का जो रेडियो एक्टिविटी है हल्की फुल्की यहाँ दिख सकती है, सॉरी फेज की जो रेडियो एक्टिविटी है वो यहाँ पे विजिबल होती है। तो तब इसने कहा कि रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, पर हमें यहाँ सुपरनेटेंट से मतलब नहीं था, हमें तो ये था कि पेलेट में किसकी रेडियो एक्टिविटी आती है। तो यहाँ पे पता लगा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द वायरसेस। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। In case of any query, just let me know. Thank you.